जुगाड़ू बहू के मोर के पंख और अमीर बहू के महंगे ड्रेस। इस कहानी की शुरुआत। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, खनन खन चूड़ियाँ खनन खन चूड़ियाँ खनक गई, देख साजना चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। मोरनी ज्योति अपने मोर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसके साथ नाच रही थी। तभी उसकी सासू माँ सुषमा देवी आवाज़ लगाती है कि ज्योति तुम कहाँ हो। तो ज्योति अपनी सासू माँ का आवाज़ सुन करके सासू माँ के पास आती है। तो वो बोलती है कि यहाँ पे देखो, खिड़की में से इतना ज़ोर से बारिश का पानी आ रहा है, तुम कुछ जुगाड़ लगाओ। तो ज्योति वहाँ कारपेट रखा था, उसको रोल करके खिड़की पे लगा देती है। पानी आना बंद हो जाता है। तो सुषमा देवी बोलती है कि तुम जुगाड़ लगाने में नंबर 1 हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ही आवाज़ दे करके बुलाया था, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मेरी ज्योति बहू से ना हो सके। ज्योति बहू बोलती है कि यस माँ जी, मैं हर काम कर सकती हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। तभी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो क्या उसकी बड़ी बहू रीता दरवाजे पे गिर जाती है। बहुत ऊंचे हील की चप्पल पहनी थी, फर्श पे पानी गिरे होने की वजह से गिर जाती है। किसी तरह मुश्किल से तो खड़े होती है और फिर वापस गिर जाती है, क्योंकि उसके सैंडल टूट चुकी थी। वहीं पे खड़ी ज्योति और सपना दोनों लोग ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो रीता बहू को बहुत तेज गुस्सा आता है कि मैं फर्श पे गिरी पड़ी हूँ और तुम लोगों को हंसी सूझ रही है। मैं मार्केट जा रही थी मसाला लेने के लिए, घर में मसाले नहीं है कि मैं खाना कैसे बनाऊँगी। तो ज्योति बहू बोलती है कि भाभी आप चिंता मत कीजिए, मेरे मायके से साबुत मसाले आए थे, मैं जा कर के पीस देती हूँ। ज्योति जाती है किचन में और सारे मसाले को पीस देती है। उधर रीता आती है तो खाना बनाने लगती है। ज्योति वहीं पे एक नीडल को गर्म करती है और अपनी जेठानी के चप्पल को सिल देती है। सिल कर वापस अपनी जेठानी को देती है। तो जेठानी सिला हुआ चप्पल देखकर बहुत गुस्सा करने लगती है। बोलती है कि मेरे दिन इतने भी ख़राब नहीं आए हैं कि मैं एक चप्पल नहीं खरीद सकती हूँ। वैसे भी मैं सिला हुआ चप्पल दोबारा से नहीं पहनूंगी, मैं इसे जा रही हूँ डस्टबिन में फेंक दूंगी। और हाँ ज्योति, मैं जानती हूँ कि तुम मिडिल क्लास की हो, लेकिन तुम उस घर की बेटी नहीं, अब इस घर की बहू हो, इतना ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ। वैसे भी इंसान की पहचान उसकी पैरों से होती है। इतना कहकर रीता वहाँ से चली जाती है। ज्योति खड़ी खड़ी अपनी जेठानी की बातें सुन रही थी। वैसे तो ज्योति बहुत ही सिंपल परिवार से थी, लेकिन अमीर घर में उसका शादी हो गया था। इसकी वजह से तो वो भी अमीर ही हो गई थी, उसे भी पैसों की कमी नहीं थी। वो शादी के समय अपने साथ एक छोटा सा मोर लेके आई थी। अब वो मोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, उसके पंख भी काफ़ी बड़े हो गए थे। वो ज्योति के बागीचे में ही रहता था और घूमता टहलता था। एक दिन शाम को रीता चाय पी रही थी बागीचे में बैठकर, तभी वहाँ पे कीट पतंग उड़ने लगता है। तो रीता बोलती है कि मैं जाकर अंदर चाय पीऊँगी, नहीं तो कीड़े गिर जाएंगे चाय पे। इतना करके जाने लगती है। तभी उधर से मोर आता है और उसका आंचल पकड़ लेता है। रीता ज़ोर ज़ोर से झटकती है, लेकिन मोर छोड़ता ही नहीं है। तो वो रीता के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ से सुषमा और ज्योति दोनों बाहर आ जाते हैं। तो रीता ज़ोर से डांटते हुए ज्योति को बोलती है कि अपने इस जानवर को रोको, मेरा साड़ी का पल्लू नहीं छोड़ रहा है। मोर अपने चोंच से खरोंच लगा देता है और रीता का साड़ी का पल्लू फट जाता है। वो गुस्से में आती है और ज्योति को बोलती है, किसी भी तरह मेरा साड़ी को नया करके दो। मैं इस साड़ी को बहुत ही पसंद से ली थी और ये साड़ी तुम मुझे सही करके दोगी। तो सुषमा बोलती है कि रीता तुम पागल हो गई हो, ये साड़ी ये कैसे सही करेगी। रीता बोलती है वो सब मैं नहीं जानती हूँ। तो ज्योति बोलती है कोई बात नहीं है मम्मी जी, मैं ये साड़ी ठीक कर दूँगी। ज्योति अपनी जेठानी के हाथ से साड़ी ले लेती है और उसे रूम में लाकर रखती है। ज्योति मन में सोचती है मैंने तो कह दिया, लेकिन मैं साड़ी ठीक करूँगी कैसे। साड़ी के ऊपर मोर पंख का डिज़ाइन बना हुआ था और उसके कमरे में मोर पंख रखा हुआ था। मोर पंख देखते ही ज्योति के अंदर एक आइडिया आता है। वो मोर पंख लेकर के पूरे साड़ी के पल्लू पे लगा देती है। रात दिन मेहनत करने के बाद साड़ी का पल्लू अच्छा हो जाता है। तो वो साड़ी लेकर के अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और बोलती है कि भाभी देखिए, साड़ी को ठीक करने में ज्योति को 2 दिन की मेहनत लगती है। जब वो अपनी जेठानी को साड़ी देती है तो रीता डायरेक्ट मना कर देती है कि मुझे सिला हुआ चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ले जाओ जाकर इसे डस्टबिन में फेंक दो। वो ज्योति की मेहनत
का कदर बिल्कुल भी नहीं करती है। वो साड़ी को खोल कर देखती भी नहीं है और बोलती है, ज्योति ये साड़ी लो और वापस जा कर के इसे फेंक दो या फिर डस्टबिन में डाल दो, मैं ये साड़ी वापस से नहीं पहनूंगी। ज्योति वो साड़ी लेकर के आती है और अपने अलमारी में रख देती है। उसे अपनी मेहनत पे बहुत ही ज़्यादा दया आ रहा था कि मैंने इतना मेहनत करके साड़ी बनाया और भाभी ने साड़ी को खोल के देखा भी नहीं। कुछ दिनों के बाद घर में कृष्ण जी का पूजा का दिन था और सभी मेहमान घर में इकट्ठे हो गए थे। तो ज्योति को समझ में नहीं आ रहा था कौन सा साड़ी पहनूं, तो वो वही साड़ी पहन कर के आती है। नीचे सारे गेस्ट आ चुके थे। सभी लोग जब ज्योति को मोर पंख के पल्लू वाला साड़ी पहने देखती है तो सभी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। तो रीता बोलती है, ये तो साड़ी मेरा है, तुम मेरा साड़ी दे दो। रीता के मुंह से ये बात सुनकर कौशल्या देवी कस के रीता को डांट लगाती है। बोलती है, ज्योति जब साड़ी लेकर के आई थी तो तुमने तो उसे खोल कर देखा भी नहीं। जाओ जा कर के पूजा की थाली लेकर के आओ, पूजा करने में लेट हो रहा है। और ज्योति को बोलती है, जाओ तुम कृष्ण जी की मूर्ति लेकर के आओ। मूर्ति के ऊपर कृष्ण जी के मुकुट में मोर पंख नहीं था। सभी औरतें बोलती हैं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तभी ज्योति बोलती है, कोई बात नहीं है, मुकुट में पंख होगा, गिर गया। वो अपने पल्लू में से पंख को निकालती है और कृष्ण जी के मुकुट पे लगा देती है। सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं कि ज्योति कितनी तेज दिमाग की है कि वो एक न एक जुगाड़ लगा करके मौका को संभाल लेती है। और सभी लोग अच्छी तरह से पूजा करते हैं। रीता और ज्योति सभी लोगों में प्रसाद बांटते हैं। सभी लोग प्रसाद खाते हैं और अपने अपने घर खुशी मन से चले जाते हैं, क्योंकि पूजा बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सभी लोग अच्छी तरह से रहने लगते हैं। कुछ दिन जब बीतता है, एक दिन शाम के समय सास बहू गार्डन में बैठे हुए थे, तभी बगल वाली आंटी अपनी विदेशी बहू के साथ आती है, क्योंकि विदेशी बहू घर में पार्टी रख रही थी और जिसमें थीम था कि जो भी आएगा वो जंगल से रिलेटेड कपड़ा पहन करके आएगा। वो बताती है कि कोई फूल का ड्रेस पहने, कोई पत्ती का ड्रेस पहने या फिर किसी और चीज़ का ड्रेस पहने। दोनों बहू आने के लिए तैयार थी, लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। फटाक से रीता बोलती है, मैं तो फूल वाला ड्रेस पहनूंगी। वो चली जाती है मार्केट फूल खरीदने के लिए और उधर ज्योति को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। तभी उसके सामने मोर आकर नाचने लगता है। तो ज्योति को आइडिया आ जाता है कि मैं मोर पंख का ही ड्रेस बना लेती हूँ। तो वो मोर का गिरा हुआ पंख ढेर सारा उठा करके अंदर लाती है और इतना ज़्यादा लाती है कि उसका गाउन आराम से बन जाए। वो सादा कपड़ा लेकर के आती है और फिर मोर पंख उस पर चिपका कर ड्रेस बनाती है। और उधर उसकी जेठानी फूल वाले की दुकान पे जाती है, ढेर सारा फूल खरीदती है और फूल से संबंधित जो जो चीज़ ज़रूरी था वो सारा सामान खरीद कर सिलने के लिए दे देती है। उधर ज्योति भी बाज़ार जाती है, सादा कपड़ा, वाइट नग, ब्लू नग खरीद करके लाती है, गोल्डन तार लाती है और अपने काम में जुट जाती है। रात भर मेहनत करती है, पूरे सादे कपड़े का गाउन बनाती है, उसके ऊपर मोर पंख लगाती है। उसके पति ने बोला कि तुम सो जाओ, लेकिन वो सोती नहीं है, रात भर मेहनत करती है, क्योंकि अगले दिन ही पार्टी था। उधर रीता का फूलों वाला गाउन बनकर आ जाता है। रीता बहुत इतराती है कि मेरे जैसा ड्रेस कोई नहीं पहना होगा। वो फटाक से ड्रेस पहनती है और फिर पार्टी में चली जाती है। पार्टी में अकेले रीता को देखकर सभी लोग बोलते हैं कि ज्योति कहाँ है, ज्योति अभी तक नहीं आई। तो रीता बोलती है कि मैं तैयार हो गई थी, उसको तैयार होने में टाइम लग रहा था, इसीलिए मैं चली आई। रीता की तरह सेम ड्रेस कोई और भी पहना था, इसीलिए रीता मुँह लटका कर किनारे बैठ जाती है। तभी ज्योति आती है और मोर पंख का ड्रेस केवल ज्योति पहनी थी और कोई नहीं पहना था। ज्योति की ड्रेस की भर भर कर तारीफ होती है। सभी लोग आकर के ज्योति के साथ सेल्फी लेते हैं। तो जैंसी बोलती है कि तुम्हारा ड्रेस सबसे यूनिक है, हटके है, मोर पंख से बना हुआ है। तो ज्योति बोलती है जैंसी को कि आपका भी ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपने भी बहुत ही अच्छा ड्रेस बनवाया है, पूरा का पूरा पत्ती का ड्रेस। सभी लोग ज्योति की बहुत तारीफ करते हैं। आई होप आज की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी।